अस्सलाम वालेकुम। डेली अज़ान न्यूज़ के साथ हसन रज़ा शाकिर एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज दो बहुत रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। वैसे तो हम अपना जो रीसेंट सिलसिला शुरू किया है वो ईरान और इसराइल और यूएसए के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ही है, बट उससे रिलेटेड कुछ और भी सिग्निफिकेंट खबरें हैं। एक तो इस वॉर से रिलेटेड ही खबर है जो जिस पे मेरा ख्याल है बात करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पे आज अमेरिका की नेशनल डिफेंस कमेटी में जो एक बहुत ही हैरान कुन निदर्शन की गई है पाकिस्तान के बारे में। उनकी जो नेशनल डिफेंस चीफ हैं तुलसी गैबर्ट की तरफ से, नेशनल इंटेलिजेंस चीफ आई शुड रादर से, उसके ऊपर भी बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने उन 5 ममालिक की लिस्ट में अपेरेंटली पाकिस्तान को शामिल किया है जिससे यूएसए को फ्यूचर में पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है। इसकी क्या जो है फ्यूचर रेमिफिकेशंस हो सकती हैं, इस बयान का मकसद क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और क्या इससे पाकिस्तान को घबराने की ज़रूरत है या नहीं, विद द बैकड्रॉप ऑफ यूएस एंड पाकिस्तान रिलेशनशिप्स, इस पे बात करना ज़रूरी है क्योंकि इंडिया में बड़ा इसको हाईलाइट किया जा रहा है। बट आई थिंक इसके थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट और इसका बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज इन दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला टॉपिक तो आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे हमने डिस्कशन करनी थी वो ये थी कि यूएसए को जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट है ईरान के साथ, उससे रिलेटेड अब कोई बड़ी सिवियर किस्म की जो है वो डैमेजेस जो हैं वो रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। एक तो हम ये देख रहे हैं कि रिसेंटली ये जो कॉन्फ्लिक्ट है अब ये एस्केलेट कर गया है ऑयल फील्ड्स की हद तक, एक दूसरे की ऑयल फील्ड्स पे हमला किया जा रहा है। यूएसए जो है वो ईरान की ऑयल प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ को टारगेट कर रहा है, उनकी ऑयल स्टोरेज कैपेसिटीज़ को टारगेट कर रहा है। वेयर एज ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट में या इसराइल में जितने भी यूएस के एसेट्स हैं उनके साथ साथ अब ऑयल रिफाइनरीज पर और गैस इंस्टॉलेशंस पे भी टारगेट कर रहा है। लेकिन इसके अलावा अब दो रिपोर्ट हुआ है जो कि जैसे हमने कुछ अर्से पहले बात की थी कि यूएसए को कुछ लॉसेस हुए हैं, उसमें पर्सनल कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं, उनके बहुत सारे फौजी भी मारे गए हैं। लेकिन इसके अलावा उनका जो एक डिफेंस इक्विपमेंट है वो भी बहुत बुरी तरह डैमेज हुआ है। उसमें दो बड़ी सिग्निफिकेंट बातें हैं। एक तो जेराल्ड फोर्ड जो कि उनका एक एंटी जो कैरियर एयरक्राफ्ट कैरियर शिप है, वो बेसिकली उसके डैमेज होने की खबर ये बहुत अरसे से रिपोर्ट हो रहा था। ईरान ने ये क्लेम भी किया था, दे हैड क्लेम टू हैव हिट जेराल्ड फोर्ड और यूएस कैरियर शिप। उसका नाम उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था लेकिन उन्होंने ये क्लेम किया था। अब उसके बारे में कन्फ्यूजन थी कि बेसिकली वो जो इब्राहिम लिंकन उनका कैरियर है या जेराल्ड फोर्ड उसका कैरियर है, लेकिन ईरानी फोर्सेस ने, आरजीसी फोर्सेस ने ये क्लेम किया था कि उन्होंने जो है पर्शियन गल्फ की हदूद में अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर को, जो शिप है वॉरशिप, उसको जो है वो हिट किया है और उसको बड़ा डैमेज हुआ है। अब ये एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट और मल्टी बिलियन डॉलर जो है एक वॉरशिप है, और अमेरिका ने क्लेम किया था कि उसको नुकसान पहुंचाना इम्पॉसिबल है बिकॉज उसके इर्द गिर्द रेडियस में भी कोई मिज़ाइल अटैक नहीं कर सकता बिकॉज वो इतना लेयर्ड है विद डिफेंस मिज़ाइल सिस्टम्स और विद प्रोटेक्शन ऑफ डिफेंस मिज़ाइल सिस्टम्स को उसको अटैक करना अमेरिकन का ये क्लेम था कि इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर अचानक से हमें खबर आती है कि उस शिप को जो है पहले तो ईरान की सी बाउंड्रीज़ के करीब लाया जाता है, लेकिन ये एस्केलेशन शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद उसको जो है वो ईरान की सी बाउंड्री से बहुत दूर कर लिया जाता है, पर्शियन गल्फ से भी दूर कर लिया जाता है। और उसके पीछे अचानक से कोई रीज़न नहीं दी गई। और इससे पहले भी एक खबर ये आई थी कि जो इब्राहिम लिंकन जो उनका बड़ा एक वॉरशिप है, वो बेसिकली जो है उसके बारे में भी ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि उसमें भी कोई टेक्निकल ख़राबी आ गई है। लेकिन जब ये रिसेंटली ये खबरें आनी शुरू हुई इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद कि ईरान ने ये क्लेम किया कि उन्होंने उनके एक वॉरशिप को बहुत बुरी तरह डैमेज किया है, तो यूएसए ने इसको पहले तो डिनाई किया, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि उसके एक कंसिडरेबल हिस्से में आग लग गई है जिसमें तकरीबन कुछ 600 से 700 लोगों की जो वहाँ पर सोने की जगह थी वो मुतासर हुई है। कहा जा रहा है कि उसके इंजन को नुकसान नहीं हुआ और उसके कुछ उस पर जो एयर कैरियर्स थे उनको भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो सॉरी उस कैरियर को जो है नुकसान हुआ है। अब अमेरिकन ने खुद ये रिपोर्ट किया और ये एक्सेप्ट किया कि हाँ जी हमारा वो शिप जो है वो डैमेज हुआ है, उसमें आग लगी है। अब किस वजह से आग लगी है ये क्लैरिटी के साथ अब वो नहीं बता रहे, तो इसका मतलब है कि ईरान का जो एक क्लेम था कि उन्होंने यूएसए के वॉरशिप को जो है वो टारगेट किया है, ये बिल्कुल दुरुस्त क्लेम था। और ये अल्टीमेटली ये क्लेम जो है वो आईआरजीसी का जो है वो दुरुस्त साबित हुआ है कि उन्होंने उस वॉरशिप को जो है मिसाइल से अटैक किया है। क्योंकि अब ये खबर आ रही है कि उस वॉरशिप को जो है बेसिकली वापस जो है वो जापान की सी बाउंड्रीज़ की तरफ लेकर जाया जा रहा है और ईरान से बिल्कुल दूर कर दिया गया है, यानी कि उसको कॉन्फ्लिक्ट जोन से अलहदा कर दिया गया है। अब ये बड़ा ही सिग्निफिकेंट हो गया क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका जो है वो बाकी मुल्कों की नेवल
जो फोर्सेस हैं उनसे मदद मांग रहा है कि जी आप जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मोस को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करें, अपनी नेवल वॉरशिप्स जो है वो भेजें। जबकि दूसरी तरफ उनका जो अपना एयर वॉरशिप कैरियर है वो बहुत बुरी तरह डैमेज हुआ है। इब्राहिम लिंकन जो है, जो उनका वॉरशिप कैरियर है वो उन्होंने बहुत ही पीछे कर दिया, और ये जो जेरल्ड फोर्ड है इसमें जो है बड़ा सवियर किस्म का डैमेज जो है इनकर हुआ है। दूसरा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो एक सिग्निफिकेंट खबर ये भी यूएसए की तरफ से आई है कि उनका जो F-35 है, जो कि उनका स्टेट ऑफ द आर्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर है, which is actually a crown jewel, slated to be a crown jewel in aircraft, stealth aircraft 5th generation warfares में वो शुमार किया जाता है, and it is one of the crown jewels of the US Air Force. It is slated to be one of the best aircrafts in the world, fighter aircrafts in the world, I should rather say. वो जो है वो ईरान ने उसको टारगेट किया है और वो जो है वो गिर गया है। ये बड़ी हैरान कुन बात है कि ईरान की एयरफोर्स कैपेबिलिटीज़ जो है वो हमें अपेरेंटली ये नज़र आ रहा था कि इतनी कोई स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं है। उनके पास जो फाइटर जेट्स हैं वो भी कोई इतने 5th जनरेशन या 4th जनरेशन फाइटर जेट्स नहीं है, बहुत पुराने फाइटर जेट्स हैं उनके पास। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने जो है ये एक बहुत बड़ा मार्का है, बिकॉज अगर आप F-35 जैसा कोई जो है वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो है अगर उसको गिरा देते हैं तो इट इज़ अ बिग बिग सक्सेस टू ईरान, एंड इट इज़ अ ह्यूज ब्लो टू यूएसए, बिकॉज ये परसेप्शन गेम पूरी चेंज कर देता है। और ये यूएसए के जो एडवर्सरीज़ हैं, बाकी एडवर्सरीज़ भी देख रहे होंगे कि यूएसए जो क्लेम करता था कि उनके जो एयरक्राफ्ट कैरी फाइटर जेट्स हैं वो दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इनफैक्ट दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और उनसे बेहतर कोई भी ये नहीं बनाता। लेकिन ये उसको डैमेज कर देना, उसको गिरा देना एक बहुत बड़ा अपने आप में मार्का है। तो ये लॉसेस जो हैं वो आहिस्ता 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 ये जो है जो यूएसए जो है वो इनकार कर रहा है, वो सामने आते जा रहे हैं और ये चीज़ एक्सपोज होती जा रही है। मेरा ख्याल है कि अब ये बात काफ़ी हद तक साबित हो गई है कि कॉम्बैट फाइट में आप कितनी भी बड़ी मिलिट्री माइट हों, लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटेजी पुअर होगी तो नो मैटर हाउ गुड योर डिफेंस आर्सनल इज़, आपका कितना भी अच्छी जंगी साजो सामान ना हो, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो कन्वेंशनल वॉरफेयर में आपको जो बहुत सारे जो ऐसे ओपोनेंट्स हैं जो कि आपकी लेवल की कैपेबिलिटीज़ नहीं रखते वो भी हरा सकते हैं। और ईरान ये प्रूव कर रहा है डे बाय डे। इस कॉन्फ्लिक्ट को एक तो उन्होंने सक्सेसफुली प्रोलॉन्ग कर दिया है, और दूसरे नंबर पर अब यूएसए को जो है वो मिलिट्री डैमेजेस भी जो हैं वो इनकर होने लग गए हैं, और बड़े सवेर किस्म के मिलिट्री डैमेजेस जो हैं यूएसए सफ़र कर रहा है। दूसरी आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पे बात करनी है। बेसिकली यूएसए की जो नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस चीफ हैं तुलसी गैबर्ड, उन्होंने आज सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी में आज एक स्टेटमेंट दिया जिसमें पाकिस्तान का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने पोटेंशियली ये जिक्र किया कि बेसिकली जो 5 ममालिक हैं जिनमें चाइना है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, और सरप्राइजिंगली पाकिस्तान का भी उन्होंने इसमें नाम लिया कि ये 5 ममालिक जो हैं ये हमारे लिए थ्रेट हैं इन टर्म्स ऑफ विद कॉन्टेक्स्ट टू देयर मिसाइल प्रोग्राम्स। मतलब यानी कि इनके पास उनका ये असर्शन था यूएसए की इंटेलिजेंस कमेटी की ब्रीफिंग में कि बेसिकली हमने ये थ्रेट असेस किया कि 5 ममालिक का जो मिसाइल प्रोग्राम है, अगर वो उनके न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम के साथ और नॉर्मल पेलोड्स के साथ इंटीग्रेट है होकर जो है वो इस तरह की कैपेबिलिटीज़ रखता है जो यूएसए तक मार्क कर सकता है। बेसिकली उनका ये क्लेम था कि ये पांचों ममालिक जो हैं ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स पे जो हैं ये काम कर रहे हैं, और इन्होंने इस तरह की नॉवल और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज़ अपने मिसाइल सिस्टम में इंटीग्रेट कर ली हैं जो यूएसए तक मार्क कर सकती हैं और यूएसए के एंटी मिसाइल सिस्टम को ब्रीच कर सकती हैं। अब ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग खबर है, बिकॉज पाकिस्तान ने ये कभी क्लेम नहीं किया कि वो आईसीबीएम्स पे काम कर रहा है, और अचानक से ये पाकिस्तान का नाम ले देना, इस पर बहुत सारी बात हो रही है। इंडिया में भी इस पर बहुत सारा वहाँ पे भी बड़ी बात की जा रही है कि फाइनली ऐसा लग रहा है कि ईरान के बाद शायद अब पाकिस्तान की बारी आने वाली है। बहुत सारे लोग ये भी असर्ट कर रहे हैं कि ईरान के बाद शायद अब पाकिस्तान की बारी आने लगी है, क्योंकि अब यूएसए ने पाकिस्तान का भी नाम लेना शुरू कर दिया है कि इनका मिसाइल प्रोग्राम भी जो है वो हमारे लिए ख़तरा है। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा डिफरेंट है। वो ये है कि यूएसए के लिए पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो आज से नहीं, वो बहुत अरसे से प्रॉब्लम है। इनफैक्ट जब 1980s में पाकिस्तान जो है एक प्रैक्टिकल अलायंस में था यूएसए के साथ अगेंस्ट रशियन यूएसएसआर फोर्सेस इन अफगानिस्तान, और पाकिस्तान ने उनके साथ मिलकर वो जंग लड़ी थी। तो वो जब ये जंग ख़त्म हो गई और यूएसएसआर हार गया अफगानिस्तान से,
तो उसके बाद यूएसए ने तो पहला काम ये किया था कि उन्होंने ये बयान देना शुरू कर दिया था, दे दिया था कि जी सॉरी, पाकिस्तान का जो है मिसाइल प्रोग्राम हमारे लिए ख़तरा है, और हमें ख़तरा है कि शायद पाकिस्तान जो है वो एटॉमिक पावर बनने जा रहा है। तो ये उस टाइम पे भी यूएसए ने डबल पॉलिसी की थी कि वो जो उसके एलाइज होते हैं वो उनको कहता है कि जी उनके पास कभी न्यूक्लियर पावर नहीं होनी चाहिए। और उस टाइम पे भी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने सक्सेसफुली जो है वो अपना न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट किया। और अब ये जो तुलसी गैबर्ड ने स्टेटमेंट दी है, इससे ये बहुत सारे लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान भी जो है उस लिस्ट में आने वाला है यूएसए की एडवर्सरीज में। देखिए, ऑल्दो उन्होंने इस लिस्ट में उन्हीं मुल्कों को रखा है जो यूएसए के हार्डकोर एडवर्सरीज माने जाते हैं, जिनमें चाइना है, रशिया है, जो कि फंडामेंटली हमेशा से यूएसए के एडवर्सरीज रहे हैं और यूएसए उन्हें एक पोटेंशियल थ्रेट के तौर पे देखता रहा है। तीसरे नंबर पे नॉर्थ कोरिया है, उसको वो भी यूएसए का एडवर्सरी है। फिर ईरान है। लेकिन पाकिस्तान को लिस्ट में क्यों शामिल किया गया? देखिए, इसके पीछे हमें ये भी देखना पड़ेगा कि स्टेटमेंट और असेसमेंट दिया किसने है। तुलसी गैबर्ट जो है वो नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस चीफ बनने से पहले यूएस सेनेटर भी रह चुकी हैं, और पहले ये डेमोक्रेटिक पार्टी में थी और बाद में रिपब्लिकन पार्टी में गई। इनकी हमेशा से पाकिस्तान को लेके एक स्टेटेड पोजीशन रही है। ये पाकिस्तान को जो है ये हमेशा से ही एक थ्रेट समझती हैं, बिकॉज पाकिस्तान इज़ इस्लामिक न्यूक्लियर पावर। और इनका हमेशा से ये बिलीव है, ये बहुत सारे अमेरिकन सेनेटर्स का ये बिलीव है कि जी किसी भी इस्लामिक कंट्री के पास न्यूक्लियर जो है वो आर्सनल नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है कि तुलसी गैबर्ट जो है उनकी ये आज से पोजीशन नहीं है पाकिस्तान के बारे में। वो हमेशा से ही को पाकिस्तान के बारे में कोई इतनी अच्छी राय नहीं रखती। लेकिन चूंकि अमेरिका में जो ओवरऑल इस वक्त माहौल है वो पाकिस्तान को लेकर बड़ा फ्रेंडली है, और डोनाल्ड ट्रंप और उनकी बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पाकिस्तान के साथ को उस नज़र से नहीं देखती जिस नज़र से जो है वो तुलसी गैबर्ट देखती हैं। तो ये उनका एक इंटरनल थ्रेट असेसमेंट हो सकता है, और ये असेसमेंट को भी जो है उनके प्रीवियस नेशनल सिक्योरिटी जो इंटेलिजेंस चीफ ने रिब्यूट कर दिया। उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल ही एक बेहुदा किस्म का उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो उनके अपने प्रीवियस जो नेशनल इंटेलिजेंस चीफ हैं जॉन फाइनर, उन्होंने ये कह दिया कि यार ये बिल्कुल ये गलत किस्म का असेसमेंट है। पाकिस्तान ने जो है अभी बहुत दूर है आईसीबीएम्स बनाने में। आपको याद होगा 2024 में जो बाइडन ने भी पाकिस्तान का जो डिफेंस कॉम्प्लेक्स है अलॉन्ग विद 3 अदर कंपनीज, पाकिस्तानी कंपनीज को सैंक्शन कर दिया था। इसलिए कि उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो इस तरह के इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं जो कि यूएसए तक मार कर सकते हैं। जबकि हमारी जो ऑफिशियल पोजीशन है वो यही है कि हम 3000 तक जो रेंज के मिसाइल सिस्टम्स हैं वही हैं जो कि इंडिया को कवर करने के लिए हैं, बिकॉज हमने जो अपनी मिसाइल प्रोग्राम डिज़ाइन किया है वो प्राइमरीली सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक है। वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव स्ट्रैटेजी को मद्देनज़र रख के हमने बनाया है, सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बनाया है। दुनिया तक मार करने वाले प्रोग्राम्स पर पाकिस्तान की ये स्टेटेड पोजीशन है कि हमारा कोई इरादा नहीं है इन प्रोग्राम्स पे काम करने का। लेकिन इसमें बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है कि तुलसी गैबर्ट ने उन मुल्कों का नाम लिया जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं, यानी कि जो इस तरह के मिसाइल सिस्टम्स हैं जो कि यूएसए तक मार कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने सरप्राइजिंगली इंडिया को छोड़ दिया, क्योंकि इंडिया के बारे में ये कहा जाता है कि उनके पास 12,000 किलोमीटर मार करने वाले मिसाइल सिस्टम्स भी मौजूद हैं, यानी कि वो उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं मिसाइल प्रोग्राम में जिसको अपने न्यूक्लियर और कन्वेंशनल पेलोड से इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो कि 12,000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव में तो उन्हें इंडिया का भी नाम लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इंडिया को जो है वो एग्जॉनरेट कर दिया, उसका नाम ले लिया और पाकिस्तान को उसमें डाल दिया, जिसके बारे में बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि जी पाकिस्तान अभी उस कैपेबिलिटी पे नहीं है। पाकिस्तान ने जो अपना डिफेंस प्रोग्राम है या अपना जो मिसाइल प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया को मद्देनज़र रख के बनाया है। प्योरली इट इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ डिटेरेंस अगेंस्ट इंडिया। अपने अपने मिसाइल सिस्टम को कभी भी मल्टी नेशनल या मल्टी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन नहीं किया। हमने हमेशा इसे इंडिया सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन किया है। तो ये जो उनका एजर्शन है ये बिल्कुल ये गलत एजर्शन है। पाकिस्तान अभी उस पर काम नहीं कर रहा, हो सकता है पाकिस्तान उस पर काम कर रहा हो, लेकिन पॉइंट ये है कि अभी भी दुनिया के लिए कोई इस तरह का थ्रेट नहीं है। तो ये तुलसी गैबर्ट ने जो स्टेटमेंट दिया है ये बेसिकली इनकी अपनी लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन है बहुत अरसे से, क्योंकि ये जो इंडिया अमेरिका यूएस जो एक पोटम है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि इंडिया और यूएस के रिलेशंस पे काम करती थी, तुलसी गैबर्ट उसकी भी बड़ी एक्टिव मेंबर थी नेशनल इंटेलिजेंस चीफ बनने से पहले। तो इनके बैकग्राउंड पे भी नज़र रखने की ज़रूरत है कि ये बहुत अरसे से बहुत ही इंडियन नवाज और प्रो इंडिया
जो है वो पॉलिटिशियन मानी जाती हैं। इनका एक स्टेटेड पोजीशन है कि ये इंडिया को जो है वो यूएसए का एक स्ट्रेटेजिक एलाय के तौर पर देखती हैं। तो इसलिए उनका जो बयान है उसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखने की भी ज़रूरत है कि कभी कभी ये होता है कि आपकी जो ज़ाती राय होती है या आपकी जो ज़ाती असेसमेंट होती है, आप उसके ऊपर बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो फ्रेम कर रहे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि यूएसए जो है उसकी पॉलिसी जो है वो चेंज हो गई है। बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू में, इसलिए मैं आपको मिसाल इस तरह से देता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की और जो उनकी डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की और उनकी डिफेंस चीफ की, जो ये इंटेलिजेंस चीफ की सोच में फ़र्क इस तरह से भी है कि ईरान वॉर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ये असेसमेंट दी थी कि अमेरिका को ईरान के ऊपर हमला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ईरान हमारे लिए थ्रेट नहीं है। इसके बावजूद भी हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला किया। तो इसका मतलब है कि हम इस चीज़ से ये अज्यूम कर सकते हैं कि वो तुलसी गैबर्ट की हर असेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी जो यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी यही सोच रही है जो वो सोच रही है। तो क्योंकि यूएसए के अपेरेंटली पाकिस्तान के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं, और यूएसए पाकिस्तान को एक थ्रेट के तौर पर या एक एडवर्सरी के तौर पर या फ्यूचर पोटेंशियल एडवर्सरी के तौर पर नहीं देखता। वो पाकिस्तान को एक बैलेंसिंग और रैशनल पावर के तौर पे देखता है, और पाकिस्तान को अभी तक वो अपना एलाय ही समझता है। तो मेरा ख्याल है कि जो और तुलसी गैबर्ट की स्टेटमेंट भी जो है वो कोई इमिनेंट थ्रेट के बारे में बात नहीं कर रही, वो ये कह रही हैं कि जी ये फ्यूचर में हो सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मुल्क हमारे लिए थ्रेट है, उन्होंने कहा कि जी चूंकि इन ममालिक के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है और ये न्यूक्लियर पावर भी है, और तो इसलिए ये आईसीबीएम पे काम कर रहे हैं, यानी कि फ्यूचर में ये कैपेबिलिटीज़ अचीव कर सकते हैं जो कि यूएसए तक आ सकती हैं और यूएसए के इंटरनल सिस्टम को ब्रीच कर सकती हैं। तो ये एक फ्यूचर थ्रेट है, ये बेसिकली एक रूटीन की रिपोर्ट भी आप इसे कह सकते हैं जो तुलसी गैबर्ट ने दी है। तो मेरा ख्याल है आज इसको अननेसेसरी पाकिस्तान के मीडिया ने जो है इसको हाईलाइट किया, और इंडियन मीडिया ने भी ये अज्यूम करने के लिए कि पता नहीं जस्ट यूएसए के तो बिल्कुल ताल्लुकात अचानक से पाकिस्तान के साथ ख़राब हो गए और यूएसए ने पाकिस्तान को एक एडवर्सरी के तौर पे देखना शुरू कर दिया है, और शायद अब इसराइल के कहने के ऊपर शायद ईरान के बाद जो है वो पाकिस्तान का नंबर है। मैं इस असेसमेंट से एग्री नहीं करता। पाकिस्तान का जो स्टेटस है इंटरनेशनल पॉलिटिकल फॉरेन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में, वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो बिल्कुल यूनिक है। पाकिस्तान इज़ यूनिकली पोजीशन टू हैव लॉट ऑफ एडवांटेजेस। मेरा नहीं ख्याल कि करंट बैकड्रॉप में यूएसए जो है वो पाकिस्तान को कोई फ्यूचर पोटेंशियल थ्रेट समझता है, या कोई ईरान के बाद को पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को या पाकिस्तान को कोई ख़तरा है। मेरा ख्याल है ये एक रूटीन की स्टेटमेंट है जो तुलसी गैबर्ट ने दी है, और उसको इतना संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है जी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, हमें देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।